आज हम पढ़ने जा रहे हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, प्लीज याद रखें। जब एक सैंपल पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होगा, ये सैंपल कुछ चीजें ऑब्जर्व कर देगा और कुछ वापस कर देगा, कुछ एमिट बैक कर देगा, कुछ ऑब्जर्व कर लेगा। इस प्रोसेस का जो रिजल्ट आपके पास आता है, इस रिजल्ट को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रिजल्ट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस रिजल्ट की जो स्टडी होती है, इस स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट पर, एक प्रिज्म पर, एक सैंपल पर आपने रेडिएशन को स्ट्राइक किया, सूरज की रोशनी आ रही है, एक चीज के ऊपर पड़ रही है, ये चीज क्या ऑब्जर्व कर रही है और क्या चीज एमिट कर रही है। इस हिसाब किताब का जो आपके पास रिजल्ट आएगा, चाहे सॉफ्ट फॉर्म में हो चाहे हार्ड फॉर्म में हो, उस रिजल्ट को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। याद रखें प्लीज, स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना, उनके स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करना एक बहुत बड़ा कारनामा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। कि आप कोई भी कंपाउंड लेकर आ जाएं, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, बॉन्डिंग अरेंजमेंट, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, इन सारी बातों को मालूम करना, डिटरमिन करना स्पेक्ट्रोस्कोपी के जिम्मे है। हमारी केमिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। आप जानते हैं कि जब एक कंपाउंड को हम नहीं जानते, एक सैंपल को हम नहीं जानते, तो हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं, फिर हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज मालूम करते हैं, फिर थर्ड पिलर हमारे रिसर्च का पहला पिलर, आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को मालूम कर लो, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मालूम कर लो, कलर, टेस्ट, सॉल्युबिलिटी मालूम कर लो, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके बाद मालूम करते हैं, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर थर्ड स्टेप हो जाता है कि कंपाउंड को आपने या इन्वेंट किया या आपने डिस्कवर किया, जो भी सूरत हाल किया आपने, उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जब आप स्टडी पे आते हैं, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से आप फुली कंपाउंड को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। आज के दौर में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के बगैर एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करना तकरीबन नामुमकिन काम है। तो आइए हम इस तरह प्रोसीड करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपके पास उसका यूवी रीजन, ये उसके पास आपके पास विजिबल, और ये आपके पास इंफ्रारेड रीजन। आप सुनिए, अगर आप क्या कर रही हैं, आप IR रेस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, इंफ्रारेड रेस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए, तो फिर इस
स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम फिर कहते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का ये है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मैंने बताया, इंफ्रारेड रेडिएशंस को आप लेकर एक सैंपल के ऊपर फेंकते हैं बाकायदा उसकी इंस्ट्रूमेंट में। इस स्टडी हम कर रहे होते हैं। अब पहला पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके IR इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हम यहां पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके रेंज कौन सी है, रेंज। तो प्लीज 6-7 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर सीधा चले जाएं 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और फिर आगे चले जाएं 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर बाज बुक्स ने 5000 सेंटीमीटर इनवर्स का भी जिक्र किया है। तो आपने देखा कि इस रीजन से लेकर इस रीजन वाले वेव नंबर वाली रेडिएशंस हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक सैंपल पर स्ट्राइक करते हैं। ओके, अब इस रीजन को अगर आपके सैंपल ने रेडिएशन यहां की ऑब्जर्व की है, यहां की ऑब्जर्व की है, तो आपके सैंपल में क्या होगा, बेंडिंग वाकया होगी, यहां स्ट्रेचिंग वाकया होगी। हम उसको स्टेप वाइज लेते हैं, डोंट वरी। इसको हम बोलते हैं फिंगर प्रिंट रीजन ऑफ IR स्पेक्ट्रम। जो आपके पास IR का स्पेक्ट्रम आएगा, अगर यहां पे आपने पीक शी की स्टडी कर रहे हैं तो आप फिंगरप्रिंट रीजन की स्टडी कर रहे हैं, और इस रीजन को अगर इस रीजन में ऑब्जर्वेशन हुई है, आप यहां की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। प्लीज दोबारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 6-7 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की यूनिट है। ओके, ये रेडिएशंस अप्लाई करते हैं। अब दूसरी काम की बात की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उन कंपाउंड्स की स्टडी करता है, उन कंपाउंड की स्टडी करता है जो क्या हो, जो पोलर हो, जो क्या हो। अब मेरी बात सुनिए, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नेट नॉन पोलर है, बट वी ऑल नो वेरी वेल कि उसके इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर है, नेट पोलरिटी 0 है उसकी। ओके, तो इंडिविजुअल बॉन्ड पोलर भी अगर होंगे तब भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी उसकी स्टडी करने के लिए रेडी है। एक ऐसा सैंपल जो जिसके बॉन्ड भी पोलर नहीं है और नेट पोलरिटी भी नहीं है, उसकी स्टडी हम यहां पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसका जवाब भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है, प्लीज याद रखें, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप एटम्स पर अप्लाई नहीं कर सकते, आप आयंस पर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज these are always non-polar. Hopefully you know very well, ion is never polar. Please, polarity आप पढ़ चुके हैं। Polarity is the distortion of electronic cloud, and ion is always symmetrical. जब सिमेट्री उसकी खराब नहीं है, पोलरिटी कहां से आ गई? ओके, सोडियम आयन इज नेवर पोलर,
सोडियम आयन इज सिमेट्रिकल। तो एटम्स पर, आयंस पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अप्लाई नहीं कर सकते आप। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले लें, आप नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को ले लें, आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल को ले लें, you can't apply IR spectroscopy upon these many samples because these are IR inactive. Why? Once again the reason is polarity. Okay? अब मैं पोलरिटी पे जाऊंगा। ओके, प्लीज रेडी रहें। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक अहम बात और पढ़ते हैं। एक अहम बात, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मोटी मोटी बात ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड की स्टडी करता है। मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाता हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले आए, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बताएंगे। ये इस टेक्निक का दावा है। ओके, इस टेक्निक का दावा है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्लेम करती है कि कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल आप लेकर आ जाओ, उस सैंपल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, उसकी फैमिली कौन सी है, ये आपको हम बताएंगे। और मोटी मोटी बात देखिए, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ी टेक्निक है। उसके अगर इन डेप्थ डिटेल में जाएं तो मे बी कि हम एक कंपाउंड को फुली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम उसके फिंगरप्रिंट रीजन की स्टडी बड़ी कम करते हैं, हम यहाँ पे फोकस ज्यादा करते हैं। तो यहाँ से तो फंक्शनल ग्रुप का मालूम करना मुमकिन होता है, बाकी स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंपाउंड को हम ऑथेंटिकली एक्सप्लोर नहीं कर सकते कि ये कंपाउंड फलाना है। फंक्शनल ग्रुप का मालूम करना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जिम्मे है, बशर्ते कि तुम्हारा कंपाउंड शरीफ क्या हो, पोलर हो। लेट्स से हाउ एंड व्हाई। प्लीज मेरी बात सुनिए। इंफ्रारेड रेडिएशंस आप उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं सैंपल पर, तो सैंपल पे क्या गुजरेगी आप जरा मुझे बताएं। एक सैंपल पर IR रेडिएशन आपने स्ट्राइक की है, तो सैंपल पे जब इतनी नालायक रेडिएशन, इतनी कमजोर रेडिएशन आप अप्लाई करेंगे, कोई बांड सांड नहीं टूटने वाले, कोई बांड सांड नहीं टूटेंगे, तो फिर क्या होगा? बांड सांड नहीं टूटेंगे, फिर क्या होगा? तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस वाक़या होती हैं। इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी is also known as vibrational spectroscopy. IR spectroscopy is also known as vibrational spectroscopy. It causes only vibrations. आप वाइब्रेशन के अंदर जाते हैं। प्लीज, जब आपने इंफ्रारेड रेडिएशन कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक कर दी है, ओके, आपने इंफ्रारेड रेडिएशंस एक सैंपल पर अप्लाई कर दी है, तो उसके अंदर क्या पैदा हुई है? उसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा हुई है, उसके अंदर रोटेशंस पैदा हुई है, मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहे हैं। वाइब्रेटरी, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी सारे मोशंस होते हैं। ओके, अब एक कदम आगे जाए प्लीज। ये वाइब्रेशंस ब्रॉडली दो किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बेंडिंग, एक को हम आमतौर पर कहते हैं स्ट्रेचिंग्स। बेंडिंग मानी, ये देखिए, ये मेरा बाजू बेंड हो गया है। ओके, बेंडिंग में क्या होता है? बेंडिंग में एंगल चेंज होता है। तो बेंडिंग मोशन जब वाक़या होती हैं, तो बेंडिंग वाली मोशन में हम क्या कर रहे होते हैं? हम बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं। हम बॉन्ड एंगल को चेंज करते हैं। बड़े पते की बात है, थोड़ी देर के लिए संभाल के रखें, मैं इसके पे आता हूं। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, तो खींचते हैं, तो कंट्रैक्ट करते हैं, कंप्रेस करते हैं, या उसको एक्सपेंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं? स्प्रिंग पे जोर दो,
तो कंप्रेस हो जाएगा, स्प्रिंग को खींचो तो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। वो आपके हुक्स लॉ जो फिजिक्स में स्प्रिंग वाले कांस्टेंट्स हैं, वो बिल्कुल उनके सारे कंसेप्ट इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अप्लाई होते हैं। ओके, तो स्ट्रेचिंग में हमने क्या देखा कि स्ट्रेचिंग में हम बॉन्ड लेंथ को चेंज कर रहे होते हैं। बॉन्ड लेंथ क्या हो रहे होते हैं, चेंजेस बॉन्ड लेंथ में वहां क्या हो रहे होते हैं। सवाल पैदा होता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी EIR रेडिएशन की जो थप्पड़ मारती है फिर कंपाउंड को एक्सप्लोर कैसे करती है। तो सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, यू नो वेरी वेल कि डाइपोल मूवमेंट जो होता है, जो डाइपोल मूवमेंट होता है, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ, इस दोनों के प्रोडक्ट को डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो अगर आप बॉन्ड लेंथ को चेंज करते हैं, इट मींस क्या हो रहा होता है, आप R को चेंज कर रहे होते हैं। जब आप R को चेंज करेंगे उसका डाइपोल मूवमेंट जरूर चेंज होगा। डाइपोल मूवमेंट में चेंजेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तभी जाके उसके फंक्शनल ग्रुप को या पूरे कंपाउंड को एक्सप्लोर करते हैं। अब आप सवाल कर सकते हैं कि स्ट्रेचिंग वाली बात तो हम मानते हैं कि डाइपोल मूवमेंट तब्दील हो गया है। अब ये बताइए कि बेंडिंग ये कारोबार कैसे करता है। प्लीज प्लीज मेरे साथ रहें कि ये काम बेंडिंग में कैसे वाक़या होता है। प्लीज, you know very well carbon dioxide molecule is non-polar. Why non-polar? Because their bond angle is 180 degree. While sulfur dioxide molecule is polar. Why? Because bond angle is not 180. तो यहां पर फिजिक्स में अगर हम बात करें तो यहां पे दो मुलाओं के अंदर मुर्गी हराम होती है, नेट डाइपोल मोमेंट 0 डिवाइड होता है, जबकि यहां पर नेट पोलैरिटी 0 नहीं होती। ये आपका Fy है, ये आपका Fx है, इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है 1.62 डिवाइड इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आपको बिलीव करना होगा कि एंगल अगर SO2 में 180 होता, अगर SO2 का मॉलिक्यूल शरीफ लीनियर होता तो ये भी डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका 0 होता। यानी बॉन्ड एंगल भी डाइपोल मोमेंट के अंदर रोल प्ले करता है। तो लोगों, हम बॉन्ड एंगल की मदद से, हम बॉन्ड लेंथ की मदद से एक कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट को छेड़ रहे होते हैं, और डाइपोल मोमेंट को डिस्टर्ब करने से, उसमें वेरिएशन लाने से हम उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने में कामयाबी हासिल करते हैं। यहां तक आप लोगों ने बातें समझ ली है। अब स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में एक दो बातें हम और करते हैं। प्लीज याद रखें कि ये जो स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग वाली जो मोशन होती है, इसकी दो आसान टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल शरीफ, ये मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है, ओके, CH4 मीथेन। तो अब अगर मैं इस रेडिएशन से बाई चांस ऐसा हो जाए कि इस H की बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही है, इस H की भी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दोनों एक जैसे कारोबार हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बोलते हैं, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप ये वही हाइड्रोजन है, ये आपका वो कार्बन है, एक की बॉन्ड लेंथ आप इंक्रीज कर रही हैं और एक की बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मेरा एक बाजू लंबा हो रहा है, मेरा एक बाजू छोटा हो रहा है, एक को आपने कंप्रेस कर दिया है, एक को आपने एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारी मर्जी नहीं है, रेडिएशन की फायरिंग हो रही है, जिधर जिधर टकरा रहे हैं रेडिएशंस
वहां चेंजेस वाकया होंगी, हम चेंजेस की बात कर रहे हैं कि चेंजेस कौन से वाली वाकया होती हैं। तो अगर आप इस तरह देखते हैं कि एक में एक्सपेंशन वाकया हो रही है, एक में कंट्रैक्शन वाकया हो रही है, तो इसको फिर हम बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। ओके, अब प्लीज 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 हम बात करते हैं बेंडिंग के ऊपर बात करते हैं। जो बेंडिंग वाली मोशंस होती हैं, अच्छा आपको ये पता होगा मेरे बाजू को खींचना मुश्किल होगा कि मेरा बाजू आप लंबा करें, मेरे बाजू को बेंड करना आसान होता है। ओके, तो बेंडिंग के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है और स्ट्रेचिंग के लिए एनर्जी कदरे ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए काम की बात बेंडिंग का सारा रिजल्ट यहां आता है। ओके, बेंडिंग मोशन पे जो एनर्जी का खर्चा होगा वो इस इलाके में आपको नजर आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन। जबकि स्ट्रेचिंग पे जो खर्चा होता है वो स्पेक्ट्रम में आपको कहां नजर आता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में आपको स्ट्रेचिंग का रिकॉर्ड मिलता है। उम्मीद है आप साथ साथ बातें समझ रहे हैं। ओके, अब बेंडिंग मोशन पे आता हूं। बेंडिंग मोशन बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, मैं एक प्लेन में लिखाई लिखते हो जा रहा हूं। ओके, अगर इस बोर्ड के ऊपर भी मैं लिखूं, मैं फर्श के ऊपर भी लिखूं, मैं सामने दरवाजे के ऊपर भी लिखूं, तो ये और एक्सेस है, फर्श और एक्सेस है। ओके, जब मैं डिफरेंट एक्सेस में काम करूंगा, आउट ऑफ प्लेन में जा रहा होता हूं। तो मोशंस दो किस्म की है बेंडिंग में, एक है इन प्लेन, एक हमारे पास है आउट ऑफ प्लेन मोशन। अब इन प्लेन मोशन की बात करते हैं। इन प्लेन मोशंस अगेन दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास है सीजरिंग मोशन, एक हमारे पास है रॉकिंग मोशन। मैं कैंची बना दूं आपके सामने, ये देखिए, ये मेरे पास कैंची है, मैं इसको काटने की ट्राई करता हूं, तो क्या होता है आप देखते हैं कि जो आपकी तरफ कैप्स हैं पेन के, ये कैप्स आपस में क्या होते हैं, करीब होते हैं। ये कैंची हो गई, मैं खोलने जा रहा हूं, मैं बंद करने जा रहा हूं, तो कैंची के मोशन में क्या होता है, ये देखें, ये कैंची थी मेरे पास, लेट सपोज ये ए था और ये बी था, तो आप क्या देखते हैं कि ए भी इस तरफ आ रहा है, बी भी इस तरफ जा रहा है। कैंची के दोनों सिरे आपस में या तो करीब आ रहे होते हैं या फिर क्या कर रहे होते हैं, ये भी दूर जा रहा है तो वो भी दूर जा रहा है। यानी इनकी मोशन एक ही प्लेन में होती है। मेरे बाजुओं को देखें, ओके, ये देखें, मेरे हाथ आपस में करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, तो इस कुर्बत को या दूरी को हम सीजरिंग मोशन बोलते हैं। अब रॉकिंग की बात करते हैं। कश्ती के दो चप्पू होते हैं, हम वो पानी में कश्ती में बैठ, इमेजिन कीजिए, ओके, आप नहीं डूबने वाले, कश्ती में बैठते हैं, ये मेरे पास वो दो चप्पू थे, ओके, उनको मैं पानी में रखता हूं, फिर मैं उसको यूं जोर दूंगा, पानी को पीछे धकेलता हूं मैं, तो ये देखिए मेरे बाजुओं को देखें, मैं ऐसे करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं ऐसे करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये कौन सी मोशन हो गई, ये रॉकिंग मोशन हो गई। मेरे दोनों बाजू वाई एक्सिस के अंदर मूव कर रहे होते हैं, मेरे दोनों बाजू वाई एक्सिस में, इसको बोलते हैं रॉकिंग मोशन। ओके, यानी ये ए, ये बी, बी भी इस तरफ जा रहा है, ए भी इस तरफ जा रहा है। यहां पर उनकी सिमत मुखालिफ थी, यहां पर की सिमत क्या होती है, एक होती है, इसको बोलते हैं रॉकिंग मोशन। अब मेरे पास है आउट ऑफ प्लेन मोशन की बात, तो लोगों आउट ऑफ प्लेन मोशन भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं, एक को बोलते हैं ट्विस्टिंग, मरोड़ना, एक को बोलते हैं वैगिंग। इंग्लिश में तो वैगिंग कुत्ते की दुम वाली हरकत को बोलते हैं, तो कुत्ते की दुम वाली हरकत यू नो वेरी वेल, राइट लेफ्ट अप डाउन, तो इसको बोलते हैं वैगिंग मोशन। ट्विस्टिंग मोशन मींस मरोड़ना,
तो आपने क्या देखा कि जब आप IR रेडिएशन एक कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, उस कंपाउंड के अंदर मोशन पैदा होते हैं। मोशन कौन से वाले होते हैं? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल। हम पकड़ते हैं वाइब्रेशनल मोशन को, फिर बेंडिंग होती है, फिर स्ट्रेचिंग होती है। बेंडिंग पे खर्चा कम होता है, इस खर्चे का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। स्ट्रेचिंग पे खर्चा ज्यादा होता है, इसका रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे आएगा। आप वैल्यूज को देखो ना जरा, 1500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। आप जानते हैं ना, मेरे ख्याल में तो आप जानते हैं कि E is equal to hc nu bar wave number and energy are directly proportional। तो फिंगरप्रिंट रीजन में क्योंकि स्ट्रेचिंग का रिकॉर्ड होता है, इसका रिकॉर्ड होता है, स्ट्रेचिंग का रिकॉर्ड होता है। जब स्ट्रेचिंग का रिकॉर्ड होगा तो उसकी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए, कम वाली वैल्यूज यहाँ आनी चाहिए। ये मैंने आपको बुनियादी बातें कर दी हैं। अब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं कि हम स्पेक्ट्रम की स्टडी करते कैसे हैं। तो प्लीज अब मैं कुछ वैल्यू बताऊंगा कि ये वैल्यूज हमारे पास है, फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। तो लोगों ये देखें, हम वैल्यूज को यहां लिखते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज कोड करता हूं। इंपॉर्टेंट वैल्यूज लोगों, आपके पास है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रेच करना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो CH की स्ट्रेचिंग कहां वाक़या होती है? जनरली 2850 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 3000 तक, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जो स्ट्रेचिंग वाक़या होती है वो CH की वाक़या होती है। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो 900 सेंटीमीटर इनवर्स, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स। उम्मीद है आपको ये पता है कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैं। दाएं बाएं ग्रुप के लगने से इनमें डिस्टरबेंस होती है, कंजुगेशन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सॉल्वेंट की इफेक्ट से कई खर्च इनमें बनते रहते हैं। इन अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज कोड कर रहा हूं। सिमिलरली अगर आपको पता हो OH वाली वैल्यूज 3500 से लेकर 3600 आसपास, एमाइंस की वैल्यूज भी ऑलमोस्ट 3550 के आसपास होते हैं। एग्जैक्ट वैल्यूज कोड करना मुमकिन नहीं है, तो आप देख रहे हैं। सिमिलरली आप कार्बोनिल की बात करें, कार्बोनिल ग्रुप चाहे अल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, ये 1680 के आसपास पाए जाते हैं, 1680 के आसपास। फिर कहां तक ये एक्सटेंड करते हैं? 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक एक्सटेंड करते हैं। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एमाइड्स हैं वो 1640 से 1720 तक पाए जाते हैं। कौन? एमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड 1670 से 1740 तक पाए जाते हैं। और ईस्टर्स की जो रेंज होती है 1700 से अबव होती है, 1750 सेंटीमीटर इनवर्स तक होती है। अब मैं इसकी एग्जांपल कोड करता हूं, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ये देखिए, मैं आपके सामने फिनोल का IR स्पेक्ट्रम ब्रीफली डिस्कस करता हूं ताकि कुछ ना कुछ आप जान जाएं। इस तरफ पे क्या होगा? इस तरफ पे हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस शो करते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस शो करते हैं। ओके, इस साइड पे परसेंटेज ट्रांसमिटेंस शो करेंगे और यहां पर हम वेव नंबर शो करते हैं, वो भी सेंटीमीटर इनवर्स में। तो मेरे पास फिनोल की एक पीक आ रही है ये वाली, फिर ये सूरत हाल मेरे पास फिनोल की पीक होती है। ये पीक जो होती है, ये वाली पीक ऑलमोस्ट 35-40 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। ये फिनोल के OH वाले ग्रुप की है। किसकी है? OH की है। अब अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास OH ग्रुप पाया जा रहा है तो क्या होगा? या तो अल्कोहल होगा, या फिर फिनोल होगा। अब पता नहीं कि अल्कोहल है कि फिनोल है, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है। तो अब CO बॉन्ड आपके पास 1000 से लेकर 1050 सेंटीमीटर इनवर्स तक
इसका रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मैं ढूंढूंगा इसको कि इसकी लाइन कहां पे है। तो जनाब लेट सपोज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, मैं इसको लेट सपोज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं 1000 पे। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये वाली जो पीक आ रही है ये किसकी पीक आ रही है, ये CO की पीक आ रही है। कंफर्म हो गया है कि है तो कोई अल्कोहल। अब एलिफेटिक एरोमेटिक, अब अगर ये एरोमेटिक होगा तो ये वाली पीक जो है ये आपके पास आनी चाहिए 1460 से लेकर 1600 के आसपास एक पीक आनी चाहिए। ये पीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ एरोमेटिक सिस्टम को शो करता है। इसके अलावा ढेर सारी बातें हैं। एक बात ये भी आएगी कि यहां पर एक पीक आपके पास आ रही होगी, एक पीक। इस पीक को हम तकरीबन 3050 सेंटीमीटर इनवर्स, ये CH की पीक होती है। कौन सा CH? जो एरोमेटिक सिस्टम का होता है ये उसकी पीक होती है। वाइंड अप करता हूं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम कौन से हैं? नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप बताना। नंबर 2 सीज आइसोमर है कि ट्रांस आइसोमर है। ट्रांस आर नॉन पोलर एंड सीज इज ऑलवेज पोलर। नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की आप स्टडी कर रहे हैं। आप अल्कोहल से जब कीटोन बनाएंगे तो OH की पीक गुम हो जाएगी, कार्बोनिल की पीक आ जाएगी। ओके, कार्बोनिल की पीक बिल्कुल मेरी उंगली की तरह होती है। ऊपर से जिस तरह नीचे आप उंगली का इशारा करते हैं ऐसे कार्बोनिल की पीक आया करती है। ओके, सिमिलरली सैंपल में इंप्योरिटी है कि नहीं है, इस बात की भी स्टडी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मुमकिन है।